नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 24 जुलाई और दिन है शुक्रवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी का खनन राजस्व 30,000 करोड़ के पार। रेलवे के सोलर कोच से होगी लाखों की बचत। राम मंदिर में अब SBI गिनेगा चढ़ावा। मेरठ थप्पड़ कांड में एसएसपी समेत 50 पर याचिका। नकली दवाओं पर सख्ती, नए लाइसेंस पर रोक। बंजारा बच्चों को स्कूल से जोड़ने की पहल। और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। यूपी का खनन राजस्व 30,000 करोड़ के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और डिजिटल निगरानी के चलते उत्तर प्रदेश का खनन राजस्व पिछले 9 वर्षों में 30,524 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। यह पिछली सरकार के 5 वर्षों में मिले 4,700 करोड़ रुपए के राजस्व से कई गुना ज्यादा है। सरकार के अनुसार ई नीलामी, डिजिटल ई सेवा, AI आधारित निगरानी और गूगल अर्थ इमेजिंग की मदद से 66 अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान कर कार्रवाई की गई। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगा और 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। छात्रवृत्ति के आवेदन 11 अगस्त से शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 की छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी 11 से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद विद्यालय स्तर पर सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और जिला स्तर पर जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार के अनुसार सभी पात्र छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि अक्टूबर के अंत तक चरणबद्ध तरीके से भेजी जाएगी। निवेशकों की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगातार बड़े उद्योग समूहों की पहली पसंद बनता जा रहा है। फिक्की, CCI और यंग इंडियंस जैसे प्रमुख उद्योग संगठनों ने राज्य की नीतियों, बेहतर कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की सराहना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रणनीतिक सुधारों और डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश देश का सुरक्षित निवेश केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में राज्य की GDP दोगुनी से अधिक हुई और 18,000 से ज़्यादा बड़े उद्योगों के साथ 96 लाख MSME इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। भारतीय स्कूली खिलाड़ियों को मिलेगा वैश्विक मंच। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दीपक कुमार के इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की कार्यकारिणी में चुने जाने से भारतीय स्कूली खिलाड़ियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने बताया कि अग्रणी खेल देशों के साथ MOU किए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों और कोचों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और बेहतर एक्सपोजर मिलेगा। उनका कहना है कि इससे भारतीय स्कूली खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे और खेलों में नई पहचान बनाएंगे। 3 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ। राजकीय जिला पुस्तकालय में 3 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव PK अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें समाज के बौद्धिक विकास की सबसे बड़ी आधारशिला हैं और युवाओं को नियमित अध्ययन की आदत विकसित करनी चाहिए। प्रदर्शनी में साहित्य, इतिहास, विज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत और बाल साहित्य सहित विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई। आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को पुस्तकों से जोड़ना और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। बंजारा बच्चों को स्कूल से जोड़ने की पहल। शामली के कैराना क्षेत्र में आज स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने बंजारा परिवार के बच्चों को स्कूल से जोड़ने की पहल शुरू की है। प्राथमिक विद्यालय बदलूगढ़ की टीम हाल ही में बसे परिवारों तक पहुंची और अभिभावकों को बच्चों का दाखिला कराने के लिए जागरूक किया। कई बच्चों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, फिर भी विद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश बच्चे अब तक शिक्षा से वंचित हैं और परिवार मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अस्थायी झोपड़ियों में रह रहे हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेंगे सहायक उपकरण। उत्तर प्रदेश सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,616 दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराएगी। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 9 करोड़ 86 लाख रुपए की कार्य योजना बनाई गई है। एलमिको के सहयोग से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 176 मापन और वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर लाभार्थियों की पहचान, मापन, उपकरण वितरण और निगरानी की पूरी प्रक्रिया तय कर दी गई है ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों तक समय पर सहायता पहुंच सके। मत्स्य योजनाओं के लिए 31 जुलाई तक आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक लाभार्थी 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस वर्ष 7 नई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से मोती संवर्धन, विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी और अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को उत्तर पश्चिम और मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम संबंधी चेतावनी का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस। भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस पर कानपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने संगठन का मूल मंत्र राष्ट्र सर्वोपरि श्रमिक प्रथम है, इसका उद्देश्य केवल वेतन या पदोन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन देना भी है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक परिवर्तन और श्रमिक कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन के इतिहास, योगदान और भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। वैज्ञानिक मैपिंग से तय होंगे गांव के विकास कार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए VVG रैमजी के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना VGPP लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब गाँव में सड़क, नाली, तालाब, पेयजल और अन्य विकास कार्यों का फैसला वैज्ञानिक मैपिंग, इसरो के भू स्थानिक डेटा युक्त धारा पोर्टल और ग्राम सभा की राय के आधार पर होगा। डिजिटल नक्शों में पहले से हुए निर्माण कार्यों की जानकारी दर्ज रहेगी, जिससे दोहराव या फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार पारदर्शी और प्रभावी विकास कार्य किए जा सकेंगे। राशन कार्ड धारकों को मिलेगी बैठने की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब उचित दर की दुकानों पर राशन लेने गए कार्ड धारकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पीने का स्वच्छ पानी और गुड़ या पेठा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के अनुसार प्रदेश के 3 करोड़ 65 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को सम्मानजनक सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। खाद्य मंत्री मनोज पांडे ने बताया कि इस व्यवस्था का खर्च सरकार वहन करेगी और इस पर हर वर्ष करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन समाधान में 370 बीघा जमीन कब्जा मुक्त। मिशन समाधान अभियान के तहत प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 370 बीघा सरकारी और निजी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जिला अधिकारी के निर्देश पर 28 प्रशासनिक टीमें पूरे दिन विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों के निस्तारण के लिए सक्रिय रहीं। कार्रवाई के दौरान चक्रोड, तालाब और अन्य सार्वजनिक जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए। दिन भर चली इस मुहिम के बाद सभी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजी। मेरठ थप्पड़ कांड में SSP समेत 50 पर याचिका। मेरठ के चर्चित थप्पड़ कांड में SSP अविनाश पांडे समेत 50 पुलिस कर्मियों के खिलाफ SC/ST कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है। यह मामला 8 जुलाई को ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और एक वकील को थप्पड़ मारने की घटना से जुड़ा है। याचिका में दलित समाज के लोगों के साथ अभद्रता और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। अदालत इस मामले पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगी। राम मंदिर में अब SBI गिनेगा चढ़ावा। अयोध्या में दान चोरी के मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावा गिनने की पूरी व्यवस्था बदल दी है। अब मंदिर की नकदी की गिनती निजी एजेंसी के बजाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियमित कर्मचारी करेंगे। ट्रस्ट ने पहले से तैनात सभी 36 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया है। यह फैसला दान प्रबंधन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि नई व्यवस्था से चढ़ावे की गिनती अधिक व्यवस्थित और भरोसेमंद तरीके से की जाएगी। सावन में वाराणसी कैंट स्टेशन पर मिलेगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह के दौरान वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। स्टेशन प्रशासन ने सभी फूड स्टॉल और खान पान संचालकों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्टेशन पर साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, हेल्प डेस्क, एम्बुलेंस, फायर सर्विस और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार सावन में रोजाना आने वाले यात्रियों की संख्या समान दिनों की तुलना में लगभग दोगुनी होने की संभावना है। लखनऊ में बनेगा 5200 करोड़ का नया विधान भवन। उत्तर प्रदेश के लिए नए विधान भवन का मॉडल लगभग अंतिम रूप ले चुका है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित शाहरा शहर के करीब 245 एकड़ भूमि पर कमल के आकार वाला आधुनिक विज्ञान भवन और प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 5200 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 700 सीटों वाली विधानसभा, 200 सीटों वाली विधान परिषद और 1000 सीटों वाला संयुक्त सत्र हॉल और 5000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। सरकार के अनुसार निर्माण कार्य 2027 में शुरू होने की उम्मीद है।
भाजपा चलाएगी रविदास समरसता संकल्प अभियान। भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक संत रविदास समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। अभियान के जरिए संत रविदास की समता, सेवा, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि अभियान के दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और समाज के सभी वर्गों तक समरसता का संदेश पहुंचाया जाएगा। इस अभियान की रूपरेखा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में नेताओं और पदाधिकारियों को समझाई गई। वाराणसी में इतालवी नागरिक मानसिक चिकित्सालय में भर्ती। वाराणसी में कई दिनों से उत्पात मचा रहे एक इतालवी नागरिक को पुलिस ने मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया है। अधिकारियों के अनुसार उपचार के बाद उसे उसके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस ने बताया कि शहर में हंगामा करने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इटली दूतावास के माध्यम से उसके परिजनों से भी संपर्क स्थापित किया गया है। वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं का निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निकिता गौड़ ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल किट, खान पान, सुरक्षा, शौचालय, बेड और अन्य सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल चिकित्सा, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि किसी भी संकट की स्थिति में महिलाएं 181 टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकती हैं। महिला कैदी बन रही आत्मनिर्भर। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत नीसबर्ड महिला बंदी निकेतन के कैदियों को फैशन डिजाइनिंग और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार करना है। निरीक्षण के दौरान नीसबर्ड के अधिकारियों ने घोषणा की कि महिला कैदियों द्वारा बने गए जूट के बैग संस्था खरीदेगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सौर ऊर्जा से चलेंगे रेलवे कोच, होगी बड़ी बचत। उत्तर प्रदेश रेलवे ने प्रयागराज मंडल में सोलर पैनल लगे रेल कोच का ट्रायल शुरू कर दिया है। पायलट परियोजना के तहत एक नॉन एसी कोच की छत पर 6.93 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया गया है। इससे हर वर्ष करीब 13,400 यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा होगी और प्रति कोच लगभग 2,80,000 रुपए की बचत होने का अनुमान है। रेलवे के अनुसार इससे हर साल करीब 11 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम होगा। ट्रायल सफल होने पर इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से अन्य कोचों में भी लागू किया जाएगा। नए थोक दवा लाइसेंस पर फिलहाल रोक। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नए थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। विभाग ने सभी पुराने थोक लाइसेंसों को सत्यापन तक नए लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में प्रदेश के कई जिलों में नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि सत्यापन अभियान पूरा होने पर मुख्यालय से अगले आदेश के बाद ही नए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती पर प्रयागराज और कानपुर सहित कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। आजाद पार्क में पुलिस जवानों ने 21 बंदूकों की सलामी दी, जबकि छात्रों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालयों और विभिन्न संगठनों ने आजाद के जीवन, त्याग और राष्ट्रभक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किए। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने और देश सेवा के लिए प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देवशयनी एकादशी से शुरू होगा चतुर्मास। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के साथ चतुर्मास का शुभारंभ होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। इसी कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ जैसे सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। श्रद्धालु इस दौरान पूजा पाठ, जप, तप, व्रत और दान पुण्य का विशेष महत्व देते हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और कई लोग निर्जला या फलाहार व्रत भी रखते हैं। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।